अगर मुझे पता होता कि उस रात मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे तुम ही थे, तो मैं तुम्हारा आज ही इसी वक्त मर्डर कर देती। भले ही तुम्हें मारने के बाद मैं खुद भी जहर खाकर मर जाऊं, पर तुम्हें 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। प्रिया की ऐसी बात सुनकर राजीव का गला सूख गया और उसे पसीने आने लगे। उसके दिमाग में चल रहा था कि प्रिया ने उसके परिवार की हरकतों की कीमत अपनी इज्जत से चुकाई है। वो खुद को प्रिया के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि पूरा मेहरा परिवार प्रिया का क्रिमिनल है। वैसे मुझे पता है कि तुम वो हो ही नहीं सकते। तुम्हारे हालात भले ही खराब हो, मगर तुम एक ईमानदार इंसान हो, वरना अपने प्यार को बचाने के लिए आज के जमाने में जेल कौन ही जाता है। शालिनी ने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया वो बहुत गलत था। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। ये सब सुनकर राजीव अपनी नजरों में और गिर गया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि प्रिया और अपनी बच्ची की जिंदगी वापस नॉर्मल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। प्रिया, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं बल्कि प्यार चाहिए। तुम और आर्या मुझे अपना लो, मेरे लिए इतना ही काफी है। राजीव, क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? इतने में प्रिया का फोन रिंग करने लगा। ये फोन प्रिया की मां सरला वर्मा ने किया था। प्रिया समझ चुकी थी कि शालिनी ने अब तक सारी बात प्रिया की मां को बता दी होगी। प्रिया फोन उठाने में हिचकिचाने लगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रिया ने फोन उठाया। हेलो जी माँ, कहिए। नहीं माँ, शालिनी ने आपको भड़काने की कोशिश की है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। What? I just can't believe! शालिनी ने इन सब में अक्षय को क्यों घसीटा? और क्या मतलब है आपका कि अक्षय हमारे घर पर मेरा इंतजार कर रहा है? माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। प्रिया फोन पर कुछ सेकंड्स रुकने के बाद, माँ, शालिनी ने राजीव के बारे में आपको सब कुछ गलत बताया है। वो कोई प्रिजनर नहीं है। माँ प्लीज, आप उसके बारे में इतना गलत मत कहिए। शालिनी आपसे सच्चाई छुपा रही है और इनफैक्ट राजीव अक्षय से बहुत अच्छा है। माँ प्लीज, आप शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं अभी घर आ रही हूँ। फोन रखने के बाद प्रिया अपना सर पकड़कर बैठ गई। राजीव को समझ आ गया था कि उसकी हरकत से प्रिया के घर में हड़कंप मच गया है। राजीव बेसब्र हो रहा था सब कुछ जानने के लिए। प्रिया, क्या हुआ? तुम्हारी माँ का फोन था ना? मेरी हरकत से वे काफी नाराज लग रही थी। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। राजीव, अब बस करो। जितनी मदद करनी थी तुम कर चुके। अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। शालिनी ने माँ को बहुत बुरी तरह से भड़काया है। मुझे बस ये फिक्र है कि माँ की तबीयत न बिगड़ जाए। तो मुझे प्लीज जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। आई एम सॉरी प्रिया, मगर मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये नाराजगी मेरी वजह से है। मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। वैसे अक्षय कौन है? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। अक्षय चोपड़ा एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है और मेरी माँ ने उसे चुना है मुझसे शादी करने के लिए। मुझे और आर्या को कोई नॉर्मल लड़का अपना नाम क्यों देगा? इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे दुगने उम्र के आदमी को मेरे लिए चुना है। प्रिया एक लंबी सांस लेने के बाद फिर से कहने लगती है, शालिनी ने ना सिर्फ मेरी माँ को बल्कि अक्षय को भी सब कुछ बता दिया। सबको ये लगता है कि मेरा और तुम्हारा अफेयर है। अक्षय मेरे घर पर आया है और वो मुझसे अभी के अभी मिलना चाहता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद कोई आदमी मुझे और मेरी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हुआ था, जिससे बात थोड़ी काम हुई थी। और अब शालिनी ने उससे भी उल्टी पट्टी पढ़ा दी। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। मेरा विश्वास करो प्रिया, मैं तुम्हारे माँ बाप को हमारे रिश्ते के लिए मना लूंगा। वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि ये अक्षय चोपड़ा है कौन। राजीव के शब्द प्रिया को बड़ी हिम्मत दे रहे थे। प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे भी अब राजीव पर भरोसा हो रहा था। उसे एक नई उम्मीद मिली कि शायद राजीव के सहारे वो अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। थोड़ी ही देर में प्रिया का घर आ गया। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। वो अपने माँ पापा का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी राजीव ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाकर घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया।
प्रिया ने कांपते हाथों से डोरबेल बजाया। कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा खुला और सामने प्रिया की मां सरला वर्मा खड़ी थी। प्रिया, मैं और तुम्हारे पापा कब से परेशान हो रहे हैं। तुमने इतनी देर कर दी घर आने में। पूरे परिवार में तुम्हारे लिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं, पता है तुम्हें? अक्षय जी भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक सरला की नजर प्रिया के पीछे खड़े राजीव पर पड़ती है। राजीव को देख सरला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओह, तो यही है राजीव मेहरा, जेल से छूटा हुआ प्रिजनर। प्रिया, तुम हमें और कितना जलील करोगी? तुम्हारी हरकतों से ऐसे ही हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आखिर तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? ये सब सुनकर राजीव से रहा न गया और वो बीच में बोल पड़ा। आंटी, आप प्लीज प्रिया से कुछ मत कहिए। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं। मैंने ही इसे अचानक प्रपोज किया और इससे शादी करना चाहता हूं। मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर तमाशा करना बंद करो। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? सरला प्रिया का हाथ खींचती हुई अंदर ले गई। राजीव भी उनके पीछे अंदर आ गया। प्रिया के घर के हॉल में दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक प्रिया के पिता रमेश वर्मा थे और दूसरा अक्षय चोपड़ा। सरला का गुस्सा देखते हुए उसके हस्बैंड रमेश ने राजीव को अपने साथ एक दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया। प्रिया के पिता रमेश एक समझदार इंसान थे। उन्हें बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी। वो जानना चाहते थे कि राजीव उनकी बेटी के लायक है भी या नहीं। राजीव बेटा, मैं जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं आऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दुख झेले हैं। उसकी मां चाहती है कि उसकी शादी अक्षय से हो। अक्षय भले ही उम्र में बहुत बड़ा हो, मगर वो एक कामयाब इंसान है। लेकिन अगर प्रिया को तुम पसंद हो तो मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि जेल से निकलने के बाद अब तुम क्या काम करते हो? जी अंकल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हाँ, ये सच है कि मुझे किसी और के गुनाह की सजा काटने के लिए जेल जाना पड़ा था और इसी दौरान जेल में मैंने इंटेंस ट्रेनिंग की थी। आज मैं भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूँ। मेरे नाम पर अरबों की खानदानी संपत्ति भी है, मगर मैं पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं देता। आज मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये बात शायद सुनने में नामुमकिन सी लगे, मगर आप मेरा विश्वास करिए, मैं प्रिया और उसकी बेटी को अपना नाम देना चाहता हूं। अब वही मेरी जिंदगी है। ये सब सुनकर प्रिया के पिता रमेश को खुशी तो हुई, मगर वो अभी भी राजीव पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आखिर इतना कामयाब इंसान अचानक उसकी बेटी से प्यार कैसे करने लगा? कहीं राजीव प्रिया को फंसाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा था? रमेश के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उधर हॉल में प्रिया और अक्षय के बीच बातचीत चल रही थी। अक्षय प्रिया का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो अक्षय से ही शादी करे। प्रिया की बेटी आर्या वहीं पास में सोफे पर बैठी खेल रही थी। अचानक आर्या की नजर राजीव के हैंडबैग पर पड़ी, जो कि वहीं पास में रखा हुआ था। आर्या अब राजीव के बैग के साथ खेलने लगी, मगर आर्या बैग भारी होने की वजह से उसे खोल नहीं पा रही थी। मम्मा, ये देखो, राजीव अंकल का बैग। ये काफी भारी है। आप इसे खोल दो, मैं इससे खेलूंगी। आर्या बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाते, उसे वहीं रख दो। इस बच्ची को क्यों डांट रही हो? खेलना ही तो चाहती है। मैं खोल देता हूँ ये बैग। जरा मैं भी तो देखूं कि इस कैदी के बैग में क्या है। कहीं कोई हथियार तो छुपा नहीं लाया। अक्षय अचानक उठा और राजीव के बैग को हाथ में लेकर खोलने लगा। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? उसका बैग रख दो। दूसरों का सामान नहीं खोलना चाहिए। इसमें उसके जरूरी कागजात भी हो सकते हैं। तुम चुप रहो प्रिया। आज इस कैदी की पोल पट्टी खोल कर रहूंगा। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा फरेबी है। प्रिया के लाख मना करने के बाद भी अक्षय नहीं माना और राजीव के बैग को खोलने लगा। उन्हें देखकर प्रिया की मां सरला भी एक्साइटमेंट से खड़ी हो गई। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर राजीव के बैग से क्या निकलता है। ओह माय गॉड, दिस इज इम्पॉसिबल। राजीव के पास ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इन तीनों ने राजीव के बैग में कुछ ऐसा देखा
कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अक्षय और प्रिया को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सरला भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजीव के बैग में ये सब कैसे हो सकता है। आखिर राजीव के बैग में ऐसा क्या था? राजीव का बैग अक्षय के हाथों में था। अक्षय को उसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो शायद कभी किसी ने न देखे हों। ये दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे। इनमें कुछ सीक्रेट मिशंस का जिक्र था जिनको राजीव ने लीड किया था। दरअसल राजीव बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी सोल्जर था। उसने भारत पर होने वाले कई आतंकी हमलों को रोका था। एक बहुत मशहूर आतंकवादी की गिरफ्तारी भी राजीव ने ही करवाई थी। उन दस्तावेजों में भारत सरकार द्वारा भेजा गया एक नोटिस भी था। इस नोटिस में राजीव को परमवीर चक्र अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने की बात लिखी थी। इतना सब कुछ देख प्रिया, उसकी माँ और अक्षय के होश उड़ गए। अक्षय को ऐसा लगने लगा कि राजीव उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अक्षय को टेंशन होने लगी कि अब वो प्रिया को कैसे बहकाएगा। वो इतना बौखला गया कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स सोफे पर पटक दिए। What the hell? कोई इंसान इतनी तैयारी के साथ धोखा देने कैसे आ सकता है? ये कैदी को पता है कि इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए 4 पैसे देकर झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले आया। ये फरेबी भोले भाले लोगों को फंसाना चाहता है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अक्षय के चिल्लाने की आवाज सुनकर रमेश और राजीव कमरे से बाहर निकले। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आइए अंकल, आप भी अपनी आंखों से देखिए कितनी चालाकी से इस लड़के ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर आपको फंसाना चाहा है। धोखेबाज, प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया की है तुमने। अब सच सच बताओ कि कितने रुपए देकर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लाए हो? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को हाथ लगाने की? इसका अंजाम क्या हो सकता है तुम ये सोच भी नहीं सकते। तुम पर टेररिस्ट एक्ट्स लग सकते हैं। राजीव जल्दी जल्दी से अपने सारे बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स को समेटने लगा। प्रिया भी उसकी मदद करने लगी। प्रिया को राजीव के आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, मगर प्रिया के लिए यह समझना बहुत मुश्किल था कि इतने कम समय में राजीव ने इतना कुछ कैसे हासिल किया। आखिर राजीव जेल में था। राजीव की पूरी सच्चाई वहां मौजूद किसी को भी पता नहीं थी। राजीव भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा तो था ही, लेकिन राजीव के पास आज जो पावर थी वो उसे विरासत में नहीं मिली थी। इस स्टेटस के लिए राजीव ने कड़ी मेहनत की थी। राजीव ने बहुत समय पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। करीब 4-5 साल पहले जब राजीव को शालिनी का इल्जाम अपने सर पर लेकर जेल जाना पड़ा था, तब दरअसल राजीव के जीवन में एक नया मोड़ आया। अपने पिछले रिकॉर्ड्स की मदद से राजीव ने इन 4-5 सालों को एक प्रिजनर की तरह नहीं, बल्कि एक फौजी की तरह जिया था। इसी दौरान राजीव ने एंट्रेंस मिलिट्री ट्रेनिंग की थी और कई अंडरकवर मिशंस में भी हिस्सा लिया। आज राजीव किसी जेल की सजा काट कर नहीं, बल्कि सीक्रेट मिशन को पूरा करके लौटा था। राजीव, मेरा मन कहता है कि तुम इतना बड़ा धोखा कभी किसी को नहीं दे सकते। क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स सच है? क्या सचमुच तुम इतने बड़े ऑफिसर हो? मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना है राजीव। प्रिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर ये बात इस तरह सामने आएगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सारे सीक्रेट मिशंस होते हैं। देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें इन सब बातों को एक सीक्रेट रखना पड़ता है। मैं क्या काम करता हूं और प्रिया का ख्याल कैसे रखूंगा, इसका अंदाजा तो आप सबको हो ही गया होगा। आप सब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। राजीव, अक्षय की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें सफाई देने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन पहले चलो खाना खा लेते हैं। सरला, सबके लिए खाना तो लगाओ। प्रिया और उसकी माँ को अब राजीव पर भरोसा होने लगा था। सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर चल पड़े, लेकिन अक्षय के मन में अब भी राजीव को गलत साबित करने की बात चल रही थी। अक्षय ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि राजीव इतना पावरफुल इंसान है। तभी अक्षय को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे उसके एक दोस्त को भेजी जाए।
उसे पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त अमन उसे सच बता सकता है। अक्षय का दोस्त अमन डिफेंस मिनिस्ट्री में बतौर ऑफिसर काम करता था। अक्षय ने उन डॉक्यूमेंट्स के फोटोज अमन को व्हाट्सएप कर दिए। अक्षय मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि आज राजीव का पर्दाफाश करके ही रहेगा। तभी अचानक अक्षय के फोन पर उसके दोस्त अमन का कॉल आता है। हेलो अमन, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज सेंड किए हैं। मुझे प्लीज ये पता करके बताओ कि ये डॉक्यूमेंट्स असली है या फर्जी। अच्छा, तो तुमने सारे फोटोज अपने सीनियर्स को भेजे हैं? हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इसकी असलियत बताओ। अब अक्षय आराम से आकर डाइनिंग टेबल पर राजीव के सामने बैठ गया और उसे घूरने लगा। राजीव ने अक्षय को नजरअंदाज किया और अपनी बेटी आर्या के साथ खाना खाने लगा। सभी एक साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे कि अचानक राजीव का फोन बजा। ये फोन डिफेंस मिनिस्ट्री से था। राजीव खाने की प्लेट छोड़कर फोन उठाने के लिए बाहर जाने लगा। ऐसा भी क्या अर्जेंट है कि तुम्हें खाना छोड़कर उठना पड़ रहा है? कहीं तुम्हारी कोई नई चोरी तो नहीं पकड़ा गई? राजीव ने अक्षय की बातों को नजरअंदाज करके फोन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। दिस इज इम्पॉसिबल। ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो ही नहीं सकते। मैंने उनका पूरा ध्यान रखा था। अब राजीव को समझ आने लगा कि हो ना हो ये बेवकूफी अक्षय ने ही की है। राजीव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। राजीव ने फोन पर कहा, मुझे लगता है किसी एक्सटर्नल सोर्स का काम है। मैं ऑर्डर देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स जिस सोर्स से भी लीक हुए हैं उसे अभी के अभी गिरफ्तार किया जाए। राजीव अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिगरेट पीने लगा। लगभग 5 मिनट के अंदर राजीव के पास डिफेंस मिनिस्ट्री से दोबारा फोन आया। फोन पर राजीव को बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी अमन नाम के ऑफिसर ने लीक किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आई डोंट केयर, ये अमन तो सिर्फ एक प्रॉप है। मुझे इस मामले की पूरी तहकीकात चाहिए। अमन के पास जिस सोर्स से डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसे ट्रैक करो। वो इंसान चाहे कहीं भी हो, मुझे आधे घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी चाहिए। इतना कहकर राजीव वापस घर के अंदर आ गया। राजीव सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। क्या हुआ राजीव, तुमने काफी देर लगा दी। खाना भी ठंडा हो गया है। लगता है कोई अर्जेंट कॉल था। किसी बेवकूफ इंसान ने हमारे सीक्रेट मिशन के डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की कोशिश की है। इस बेवकूफी का नतीजा उसे बहुत जल्द मिलेगा। राजीव की आंखें देखकर अक्षय घबरा गया। वो वहां बैठे सभी से नजर चुराने के लिए अपना फोन चलाने लगा। तभी उसने अपने फोन पर एक मैसेज देखा जिसमें अमन के गिरफ्तारी की खबर थी। अक्षय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अमन की गिरफ्तारी कैसे हो गई? वो तो खुद एक ऑफिसर है। कहीं ये राजीव सच तो नहीं बोल रहा? अगर ये सच बोल रहा है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता हूँ। ये सोचते सोचते अक्षय के माथे पर पसीना आने लगा। क्या बात है अक्षय, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। तुमने भी कोई बेवकूफी की है क्या? मैं क्यों किसी मुसीबत में पड़ूंगा? तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। वो आज मौसम थोड़ा गर्म है इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। यहाँ काफी देर हो गई है। मुझे मेरे ऑफिस में कुछ काम भी है। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ी देर तो ठहर ही सकते हो। कम से कम अपना खाना तो खत्म कर लो। तुम्हारे ऑफिस में काम संभालने के लिए और भी लोग हैं। राजीव और अक्षय आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक किसी ने डोरबेल बजाया। प्रिया अपनी कुर्सी छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। अक्षय और भी घबराने लगा। प्रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर सभी लोग चौंक गए। सारे डाइनिंग टेबल से अपना खाना छोड़कर खड़े हो गए। जी, मेरा नाम रमेश वर्मा है। मैं इस घर का ऑनर हूं। बताइए, आपका हमारे घर पर कैसे आना हुआ? हेलो मिस्टर वर्मा, मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से एसपी चौहान हूं। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ स्पेशल ऑर्डर्स मिले हैं। आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। प्रिया के घर के बाहर
पुलिस की वर्दी में एसपी चौहान खड़े थे। एसपी चौहान को कौन नहीं जानता था। उनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में थे। इतने बड़े ऑफिसर को अपने घर के बाहर देखकर घर के सारे लोग चौंक गए। सर, आप प्लीज अंदर आइए, प्रिया उनके लिए पानी ले आओ। जी नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सर बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? अभी आप किसी ऑर्डर की बात कर रहे थे, क्या मैं इसके बारे में कुछ जान सकता हूं? दरअसल हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी इंसान ने भारत के सीक्रेट मिशन को लीक करने की कोशिश की है। पुलिस ने अभी अभी इससे जुड़े एक इंसान को गिरफ्तार किया है और दूसरे इंसान की गिरफ्तारी का ऑर्डर मेरे पास है। जी सर, मैं समझता हूं यहां बात देश की सुरक्षा की है, मगर मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर में ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं है। हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। दरअसल जिस नंबर से ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की गई है, हमने उसे ट्रैक किया है। उस नंबर की लाइव लोकेशन फिलहाल आपके घर में ही है, इसलिए हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। पुलिस की बातें सुनकर प्रिया और उसके माता पिता शॉक्ड रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। माफ करिएगा सर, अगर आपके पास उस नंबर की जानकारी है तो आपने उस नंबर पर फोन क्यों नहीं किया? यूं शरीफ लोगों के घर में अचानक से घुस आना सही बात है क्या? मैडम, अगर हम क्रिमिनल के फोन पर कॉल करेंगे तो वो चौकन्ना हो जाएगा। हमें क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ना है। आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सरला ने अचानक उम्मीद भरी निगाहों से अक्षय की ओर देखा। सरला को लगा कि अक्षय उन्हें इस झंझट से निकलने में मदद करेगा। अक्षय, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, कितनी पहुंच है तुम्हारी शहर में बेटे। प्लीज तुम इस पुलिस वाले से बात करो ना, इन्हें समझाओ कि ये गलत पते पर आ गए हैं। हालांकि अक्षय डरा हुआ था, मगर वो सरला के सामने ये दिखाना चाहता था कि वो वाकई बहुत महान है। अपनी अमीरी दिखाने का कोई मौका अक्षय छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों से मैं निपटता हूँ। हेलो मिस्टर चौहान, मैं इस घर का होने वाला दामाद और इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन अक्षय चोपड़ा हूँ। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए। इतना सुनते ही एसपी चौहान ने कसकर अक्षय का हाथ पकड़ लिया। ओह, तो तुम ही हो अक्षय चोपड़ा। हम यहाँ तुम्हें ही गिरफ्तार करने आए हैं। चलो अब जेल में बताना कि तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो। ऐसा कहते हुए एसपी चौहान ने अक्षय के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुलिस अक्षय को गिरफ्तार करने उनके घर आई है। सारे लोग सख्ते में आ गए। सर आप मेरी बात सुनिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अक्षय एक इज्जतदार आदमी है, आप इसे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मिस्टर वर्मा, आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। ये देखिए, मेरे पास इसी अक्षय चोपड़ा के नाम का अरेस्ट वारंट है। इसी इंसान के फोन से भारत के सीक्रेट मिशन के डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की कोशिश की गई है। विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लीजिए। नन्ही आर्या ये सब कुछ होते देख रही थी। उसने अक्षय को राजीव के डॉक्यूमेंट्स की फोटो अपने फोन पर खींचते हुए भी देखा था। नानी जी, अक्षय अंकल राजीव अंकल के सामान की फोटो खींच रहे थे। मैंने उन्हें देखा था। मैंने जब उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे डांटा। तभी राजीव सामने आ खड़ा होता है। राजीव को सामने खड़ा देख एसपी चौहान उसे सल्यूट करते हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो प्रिया और उसके माता पिता के समझ से परे था। जय हिंद ऑफिसर, मैं माफी चाहूंगा, मुझे यहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। आपने डिफेंस मिनिस्ट्री तक बात ले जाने की तकलीफ क्यों की? सर, अगर आप डायरेक्ट मुझे ऑर्डर्स देते तो मैं 1 मिनट भी देरी नहीं करता। ऐसा नहीं है एसपी चौहान, आपने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। हमें एक प्रोटोकॉल के तहत ही काम करना होता है, इसीलिए मैंने खुद आपसे बात न करके डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए आप तक बात पहुंचाई। अक्षय, अब तुम्हें समझ आया कि मैं फरेबी हूं या नहीं? मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तुम नहीं माने। तुम मेरे साथ मजाक करते तो मैं सह लेता, लेकिन तुमने मेरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैंने तुम्हें बोला था वो डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल हैं और तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स देखने पर भी टेररिस्ट एक्ट्स तुम पर लग सकते थे।
इसीलिए अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। इसे ले जाइए एसपी चौहान, इसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस अक्षय को सबकी नजरों के सामने गिरफ्तार करके ले गई। प्रिया और उसके माता पिता अब कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। उनके लिए राजीव अचानक एक हीरो बन गया। प्रिया की नजरें तो राजीव से हट ही नहीं रही थी। उसके मन में राजीव के लिए इज्जत और प्यार कई गुना बढ़ चुका था। वो बस एकटक राजीव को निहार रही थी। तभी सरला आगे आती है और राजीव के कंधे को सहलाते हुए उसे पूछने लगती है, बेटा राजीव, तुम आखिर हो कौन? मुझे बताया गया था कि तुम एक प्रिजनर हो जो अभी अभी जेल से निकला है, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। वो पुलिस वाला तुम्हें सलाम क्यों कर रहा था? और तुमने अक्षय की गिरफ्तारी इतनी आसानी से कैसे करवा दी? आंटी, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं जेल से छूटा हुआ प्रिजनर नहीं हूँ। हाँ, ये सच है, मैंने शालिनी का गुनाह अपने ऊपर लेकर जेल जाना स्वीकार किया था, मगर मैं जेल में सजा काट कर नहीं आ रहा हूँ। मैं एक अंडर कवर मिशन की ट्रेनिंग पर था। मैंने इन 4 सालों में कड़ी मेहनत की है। आज मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ। मेरे पास पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं है। इतने समय में मैंने बहुत इज्जत कमाई है। राजीव की बातें सुनकर प्रिया के माता पिता बहुत खुश हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी की तकदीर बदलने वाली है। वे लोग चाहकर भी अपनी बेटी के लिए राजीव से अच्छा लड़का नहीं ला सकते थे। उनको लगने लगा कि प्रिया और आर्या को अब वे सही हाथों में सौंपने वाले हैं। सरला और राजीव के बीच बातचीत हो ही रही थी। तभी अचानक रमेश की फोन पर उसकी मां का कॉल आता है। प्रणाम मां, कैसी हैं आप? और बाबूजी कैसे हैं? कि क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ये सब कैसे हो गया मां? सुबह तक तो बाबूजी बिल्कुल ठीक थे, फिर अभी अचानक से ये हार्ट अटैक कैसे? फोन पर कुछ देर चुपचाप अपनी मां की बात सुनने के बाद रमेश की आंखों में आंसू आने लगते हैं। फोन उसके हाथों से छूट जाता है। रमेश बेसुध हो जमीन पर बैठकर रोने लगता है। पापा, क्या हुआ दादाजी को? दादी क्या कह रही थी आपसे फोन पर? बताइए ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी अचानक रमेश प्रिया को गले लगाकर बच्चों की तरह रोने लगता है। बाबूजी को दिल का दौरा उठा है। माँ इसका जिम्मेदार हमारे परिवार को बता रही है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार की खुशियों को। एक के बाद एक मुसीबत खत्म ही नहीं होती। दुनिया की नजरों में इतना बदनाम होने के बाद अब ये कलंक भी हमारे माथे ही लगना था। पापा, आप शांत हो जाइए। दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। चलिए हम अभी चलते हैं उनसे मिलने। प्रिया अपने पापा को हौसला देने की कोशिश कर रही थी। तभी सरला ने अपने पति के हाथ से फोन लिया और दूसरे कमरे में जाकर अपनी सास से बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद सरला वापस अपने पति और बेटी के पास आकर खड़ी होती है। आंटी, क्या मैं जान सकता हूँ कि दादाजी को हुआ क्या है? दरअसल राजीव बेटा, प्रिया के दादाजी काफी बूढ़े हैं और वो एक हार्ट पेशेंट भी है। शालिनी ने उन्हें प्रिया और तुम्हारे रिश्ते को लेकर गलत तरीके से भड़का दिया। ये सब सुनकर दादाजी के दिल में फिर से दर्द उठा है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये एक वार्निंग है। उनका बेहद ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो पाएंगे। मगर माँ, इसमें हमारे परिवार की क्या गलती है? दादी ने इसके लिए हमें जिम्मेदार क्यों ठहराया? और ये शालिनी, क्या करूं मैं इस लड़की का? ये हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आप लोग चिंता मत करिए। बापूजी को कल तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हम सब उनके पास चलेंगे और उन्हें सारी बात समझाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात जरूर समझेंगे। कहीं ना कहीं इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ। आंटी, मैं आप लोगों के साथ दादाजी के घर चलूंगा।
मैं खुद जाकर उनको अपनी असलियत बताऊंगा। फिर वो मेरे और प्रिया के रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। सबकी बातें सुनकर प्रिया के पिता रमेश को बड़ी हिम्मत मिली। सबने मिलकर ये तय किया कि दूसरे दिन वे सब प्रिया के दादाजी से मिलने जाएंगे। प्रिया के दादाजी भानु प्रताप वर्मा स्वभाव से बहुत ही जिद्दी इंसान थे। भानु प्रताप वर्मा का परिवार काफी बड़ा था। वे अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ रहते थे। उन्हें मनाना राजीव और प्रिया के लिए काफी मुश्किल होने वाला था। अच्छा, तो फिर मैं भी चलता हूं। आप सबसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं कल शाम आपके घर आऊंगा और हम सब साथ में दादाजी से मिलने चलेंगे। अपनी बेटी आर्या को गोद में उठाकर प्यार करने के बाद राजीव प्रिया की ओर देखता है और उसे बाय कहकर चला जाता है। अगले दिन शाम 4 बजे राजीव प्रिया के घर पहुंचता है। राजीव प्रिया और उसके माता पिता को अपने साथ लेकर दादाजी के घर के लिए रवाना होता है। भानु प्रताप वर्मा का घर दिल्ली में ही था। आज सुबह ही उन्हें डॉक्टर ने अस्पताल से डिस्चार्ज किया था। वैसे तो उनकी तबीयत पहले से बेहतर थी, फिर भी डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। आज भानु प्रताप के घर में उनकी बड़ी पोती और प्रिया की चचेरी बहन अदिति अपने पति पीयूष के साथ उनकी तबीयत देखने आई थी। अदिति भानु प्रताप वर्मा के सबसे बड़े बेटे की बेटी थी। अदिति का बड़ा भाई साकेत भी वहीं मौजूद था। पूरे परिवार में आज प्रिया की ही चर्चा हो रही थी। मुझे तो शर्म आती है दादाजी, ऐसी लड़की को अपनी बहन कहते हुए। एक तो ये पहले ही बिना शादी के मां बनकर घूम रही है और अब इसने शालिनी के एक्स बॉयफ्रेंड को भी फंसा लिया है। और वो लड़का, आप जानते हो वो लड़का कौन है? जेल से निकला हुआ एक प्रिजनर है। आदिति बिल्कुल सही कह रही है दादाजी। रमेश काका के परिवार ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे खानदान की जायदाद में रमेश काका के परिवार को कोई हिस्सा मत दीजिएगा, यही उनकी सजा होगी। इस लड़की ने हमारे परिवार की सचमुच नाक कटा दी है। कभी कभी तो मुझे भरोसा नहीं होता कि ये हमारा ही खून है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि अचानक घर के दरवाजे पर राजीव, प्रिया और उसके माता पिता आते हैं। बाबूजी, बाबूजी आप कैसे हैं? ये आपने क्या हाल बना लिया है? मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप और मां मेरे साथ हमारे घर पर चलें। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दर्द देने वाले कब से मरहम लगाने लगे रमेश? तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख लो, वही बहुत है। और ये तुम्हारी बेटी अब एक कैदी के साथ आशिकी लड़ा रही है। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं इसके बारे में। नहीं दादाजी, आप राजीव को गलत समझ रहे हैं। वो कोई प्रिजनर नहीं है, बल्कि वो तो भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ है। दादाजी छोड़िए ना इन सब बातों को। ये देखिए, पीयूष आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। पीयूष एक बड़ी सी पेंटिंग दादाजी के सामने रखता है। दादाजी, आपको रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग बहुत पसंद है ना? ये देखिए, पीयूष ने खास आपके लिए ये पेंटिंग खरीदी है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की ओरिजिनल पेंटिंग है और काफी महंगी भी है। धन्यवाद बेटा पीयूष। मेरे बच्चे मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं। जब मैं तुम्हारी तरक्की के किस्से सुनता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। उनकी तरक्की के किस्से तो अब और भी सुनने को मिलेंगे दादाजी। आपको पता है, अभी हाल ही में इनकी कंपनी ने भारत की कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज को स्पॉन्सर किया था और इस दौरान उनकी मुलाकात कैप्टन धीरेन्द्र शेखावत से भी हुई थी। क्या तुम उन्हीं धीरेन्द्र शेखावत की बात कर रही हो जिन्होंने अभी चीन और भारत के मसले में बड़ी जीत हासिल की है? और मैंने सुना है कि जल्द ही वो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस घोषित किए जाएंगे। हाँ दादाजी, मैं उन्हीं धीरेन्द्र शेखावत की बात कर रही हूँ। जरा सोचिए ना कि इतने बड़े इंसान ने इनके साथ खाना भी खाया है। ये सब बातें हो ही रही थी कि अचानक धीरेन्द्र शेखावत का नाम सुनकर राजीव चुप न रह सका।
अरे, धीरेंद्र शेखावत से तो मेरी आज सुबह ही बात हुई थी। फिलहाल वो लद्दाख में किसी मिशन पर है। मेरे छोटे भाई जैसा है वो। इतना कहने के बाद राजीव अपने पुराने मिलिट्री ट्रेनिंग के दिनों को याद करके कहने लगा, मुझे आज भी याद है वो समय जब मैं अपनी शुरुआती दिनों में मिलिट्री ट्रेनिंग करने देहरादून गया था और धीरेंद्र वहां एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। अब तक इतनी कम उम्र में कोई भी आर्मी ऑफिशियल को चीफ ऑफ डिफेंस नहीं बनाया गया। हमें ट्रेनिंग करते देख उसके मन में भी मिलिट्री ज्वाइन करने का ख्याल उठा और उसने भी इसकी तैयारी की। अपने शुरुआती दिनों में धीरेंद्र मुझसे ही ट्रेनिंग लेता था। काफी होनहार लड़का है वो। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस में हम दोनों ने साथ एक टीम बनाकर हिस्सा लिया था। पर हाँ, अब जब आज उसे देखता हूं तो बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे खुशी है कि मैं धीरेंद्र का मेंटोर हूं। राजीव की बातें सुनकर भानु प्रताप के घर में सारे लोग दंग रह गए। उनके चेहरे को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वे राजीव की बातों पर विश्वास कर भी रहे हैं या नहीं। प्रिया और उसके माता पिता भी एकटक राजीव की ओर देखने लगे। धीरेंद्र शेखावत का नाम काफी बड़ा था और राजीव की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन के दोस्त की बात कर रहा हो। राजीव को वहां मौजूद कोई भी नहीं पहचानता था, जबकि धीरेंद्र को आज पूरी दुनिया जानती थी। राजीव ने आज जो कुछ भी हासिल किया था वो सब गुमनामी में हासिल किया था। उसे फेमस होने का कोई शौक नहीं था। शायद इसलिए आज लोगों के बीच वो अपने नाम का दिखावा नहीं करता था। राजीव की बातें जैसे ही खत्म हुई तभी अचानक साकेत जोर जोर से ताली बजाने लगा। सभी लोग शॉक्ड होकर साकेत की तरफ देखने लगे। राजीव को भी समझ नहीं आ रहा था कि साकेत उसकी तारीफ करने को ताली बजा रहा है या फिर उसका मजाक बनाने के लिए। तभी साकेत ताली बजाता बजाता जोर से हंसने लगा। वाओ, व्हाट अ स्क्रिप्ट मैन। कौन कहता है कि ये जेल से छूटा हुआ प्रिजनर है? मुझे तो लगता है कि ये कोई कहानी लिखने वाला लेखक है। इससे अच्छी कहानी वाला कोई लिख सकता है क्या? यार, मैं तो तुम्हारा टैलेंट देखकर तुम्हारा फैन ही बन गया। साकेत की बातें सुनकर अचानक भानु प्रताप, अदिति और पीयूष जोर जोर से हंसने लगे। सभी राजीव की तरफ देखकर उसका मजाक बना रहे थे। ये राजीव के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग था। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। धीरेंद्र शेखावत तुम्हारा जूनियर और तुम उसके मेंटर हो? हाँ। यार, मैंने तुमसे बड़ा नमूना ना अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाकई बड़े इंटरेस्टिंग इंसान हो तुम। वेल प्रिया, मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारी चॉइस तो लाजवाब है। मुझे लगता है इस लड़के ने अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर से ही तुम्हारा दिल जीता होगा, क्यों? प्रिया की आंखें शर्म से नीची हो गई। इन लोगों के सामने प्रिया कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। अदिति के ताने अभी खत्म ही नहीं हुए थे कि साकेत ने फिर से राजीव की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। प्रिया के पास्ट के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि शालिनी जैसी स्मार्ट लड़की का इसके जैसा लल्लू एक्स बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। वैसे तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। सोचो प्रिया, अगर आगे चलकर तुम्हारी और इस लड़के की शादी होती है तो तुम्हारे भाग्य ही खुल जाएंगे। इतने बड़ी पर्सनालिटी की बीवी जो कहलाओगी। इतने सारे ताने सुनने के बाद प्रिया का गला भर आया। उसने राजीव की ओर देखा। राजीव, तुमने अपने बारे में हमें जो कुछ भी बताया, मैंने सब पर विश्वास किया। मैं मानती हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, मगर यूं सबके सामने अच्छे इंप्रेशन के चक्कर में अपना मजाक तो मत बनवाओ। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो? कितनी आसानी से तुमने धीरेंद्र शेखावत का नाम ले डाला। प्रिया, प्लीज तुम तो ऐसा मत कहो। मैं कोई इंप्रेशन बनाने के चक्कर में डींगे नहीं हाँक रहा। इसमें क्या बड़ी बात है? धीरेंद्र शेखावत ने सचमुच मेरे अंडर काम किया है। ओफो, हाँ,
इन लोगों का तमाशा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। खैर दादाजी, आप इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए हम इस पेंटिंग को खोल कर देखते हैं जो पीयूष खास आपके लिए लेकर आए हैं। भानु प्रताप और अदिति मिलकर पीयूष की लाई हुई पेंटिंग को खोलने लगे। उधर राजीव मन ही मन घुट रहा था। उसने सोचा इन लोगों को ये बताना ही पड़ेगा कि आखिर राजीव मेहरा क्या चीज है। वो किनारे सोफे पर चुपचाप बैठ गया और अपने फोन से किसी को मैसेज करने लगा। राजीव किसी और को नहीं बल्कि धीरेन्द्र शेखावत को ही मैसेज कर रहा था। उसने धीरेन्द्र को अर्जेंट दिल्ली आने का ऑर्डर दिया। दरअसल इलेक्शंस आने वाले थे और इसी चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ मीटिंग रखी थी। राजीव ने धीरेन्द्र शेखावत को भी दिल्ली में इसी तरीके की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने को कहा, जिसमें भानु प्रताप वर्मा के परिवार को भी इनवाइट करने की बात कही। धीरेन्द्र शेखावत के ऊपर राजीव मेहरा ने बड़े एहसान किए थे। आज धीरेन्द्र जिस मुकाम पर था उसे वहां तक पहुंचने में राजीव का सबसे बड़ा हाथ था। धीरेन्द्र राजीव के किसी ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं कर सकता था। उसने खुशी खुशी दिल्ली आने के लिए हाँ कर दिया। अभी अदिति ने रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग अपने दादाजी के सामने पेश की। भानु प्रताप वर्मा की आंखें चमक उठी। लाजवाब, वाह क्या पेंटिंग है। मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। बेटा पीयूष, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। ये पेंटिंग बहुत रेयर है, लेकिन पीयूष के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। He is just great। वैसे कुछ लोग मेरे पीयूष की बराबरी करने का सपना भी नहीं देख सकते। राजीव समझ गया ये टॉन्ट अदिति ने उस पर ही मारा है, इसलिए राजीव से चुप नहीं रहा गया। हाँ अदिति, तुम्हारे पति की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि नकली पेंटिंग को ओरिजिनल बताने का टैलेंट तो सिर्फ तुम्हारे पति में ही हो सकता है। ए लड़के, ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ पीयूष के बारे में ऐसे बोलने की? तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये पेंटिंग नकली है या असली? मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इसकी ओरिजिनल पेंटिंग मेरे पास है। भानु प्रताप, अदिति, पीयूष और साकेत फिर से जोरदार ठहाके लगाने लगे। थैंक यू सो मच प्रिया। अच्छा हुआ तुम इस नमूने को यहाँ ले आई। कितने दिन बाद हम सब खुलकर हंस रहे हैं। मुझे तो ये लड़का वाकई मजेदार लगा। सरला से अब अपनी बेटी की और बेइज्जती देखी न गई। वहाँ सबको लग रहा था कि राजीव सबके सामने खुद को महान दिखाने के लिए डींगे हाँक रहा है। सरला प्रिया को वहाँ से ले जाना चाहती थी, तभी अचानक राजीव बीच में बोल पड़ा। साबित करो कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है। ये सुनकर एक बार के लिए पीयूष थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं मालूम था कि राजीव सच बोल रहा है। यूं तो मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मगर सिर्फ दादाजी के लिए मैं ये साबित कर सकता हूँ। मैं दिल्ली के सबसे मशहूर एंशिएंट पेंटिंग एक्सपर्ट फरहान शेख को यहाँ बुलवाता हूँ। वो एग्जामिन करके सबको बता देंगे कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है या नहीं। मुझे मंजूर है, लेकिन अगर ये पेंटिंग फेक निकली तो तुम सबके सामने मेरे पैर छुओगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। पैर तो तुम्हें ही छूने पड़ेंगे मेरे, और सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ेगी। पीयूष अपने झूठ पर भी इतना कॉन्फिडेंट था, क्योंकि जिस फरहान शेख को उसने फोन करके बुलवाया था वो पीयूष के जान पहचान का इंसान था। पीयूष को पूरा भरोसा था कि पेंटिंग फेक होने पर भी फरहान शेख उसे ओरिजिनल ही बताएगा। अगर पीयूष शेर था तो राजीव सवा शेर। राजीव को कहीं न कहीं लग रहा था कि पीयूष झूठ भी बोल सकता है, इसलिए राजीव ने फरहान शेख के सीनियर को मैसेज करके भानु प्रताप के घर आने का ऑर्डर दिया। भानु प्रताप के घर में इतना कुछ चल ही रहा था कि अचानक किसी ने डोरबेल बजाया। साकेत उठकर दरवाजा खोलने लगा। दरवाजे पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर्मल ड्रेस में खड़े थे। भानु प्रताप ने उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखकर उनसे उनका परिचय पूछा। ऑफिसर ने जवाब दिया, हेलो मिस्टर भानु प्रताप, हम केंद्र सरकार की ओर से आपके लिए इनविटेशन लाए हैं। यूं तो हमें इनविटेशन आपके ऑफिस में देना था, मगर हमें पता लगा कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आप घर पर ही हैं।
इसलिए हम आपको इनविटेशन यहां देने आए हैं। माफ करिएगा, मैं समझा नहीं, ये किस चीज का इनविटेशन है? आप सभी ये तो जानते होंगे कि इलेक्शंस आने वाले हैं। इसी सिलसिले में हर एक मिनिस्ट्री देश के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को मीटिंग में इनवाइट करके इलेक्शन की प्रक्रिया तक कुछ टेंडर सौंपना चाहती है। हमारे नए होने वाले डिफेंस मिनिस्टर धीरेंद्र शेखावत ने भी दिल्ली में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसके लिए आपके बिजनेस हाउस को भी नॉमिनेट किया गया है। ऑफिसर की बात सुनकर वहां सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। यह हर एक बिजनेसमैन के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप इस टेंडर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, साथ ही आपके कॉन्टैक्ट्स भी काफी अच्छे बन जाएंगे। इसलिए इस मौके को पाने के लिए आप इस मीटिंग में आकर अपनी कैपेबिलिटीज हमारे ऑनरेबल चीफ ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्टर्स से डिस्कस करने के बाद ये टेंडर हासिल कर सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे खानदान के लिए गर्व की बात है। हम इस मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे। इनविटेशन भानु प्रताप को सौंपने के बाद ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। वहां मौजूद लोगों को अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने बड़े मीटिंग का इनविटेशन मिला है। उन लोगों को लग रहा था कि ये उनके काबिलियत पर उन्हें मिला है। भानु प्रताप का सीना तो घमंड से चौड़ा हो गया। तभी अदिति ने अपने पति पीयूष की तरफ आंख मारी और राजीव की तरफ मुड़कर कहने लगी, मिस्टर राजीव, ये देखिए, आपके छोटे भाई धीरेंद्र शेखावत ने हमारे परिवार को इतनी बड़ी मीटिंग अटेंड करने का इनविटेशन भेजा है। खैर, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? आपको तो ये सब पहले से ही पता होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये मीटिंग धीरेंद्र शेखावत ने आपके कहने पर ही रखी हो और आपकी ही कृपा से हमारे पास ये इनविटेशन भी आया हो? हाँ हाँ अदिति, तुम्हारा कहा हुआ हर एक शब्द सच है। अब तो वहां खड़े सारे लोग हंसी से लोटपोट होने लगे। बस करो यार, अब तुम्हारी नादानी पे हंसी नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा है। डींगे हाँकना अलग बात होती है और बकवास करना अलग बात। अब तुम बकवास करने लगे हो। ओह, मिस्टर मिलिट्री मैन, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने धीरेंद्र शेखावत को दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने को कहा और हमें उस स्पेशल मीटिंग का इनविटेशन भी तुम्हारे कहने पर मिला है? हाँ अदिति, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, तब मैंने धीरेंद्र को ये ऑर्डर्स दिए कि वो दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज करे और उसमें आपके परिवार को स्पेशल इनविटेशन भेजे। इस सम्मान के बाद शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए। यही सोचकर मैंने ये सब कुछ किया, वरना आप लोग ही सोचिए कि वो आपके परिवार को मीटिंग में क्यों बुलाएगा। राजीव की बातें सुनने के बाद साकेत बौखला उठा। अब उसे राजीव की बातें मजाक नहीं बल्कि सरदर्द लगने लगी थी। Just shut up, you fool! तुम समझते क्या हो खुद को? हम तुम्हारी बात को मजाक में ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बेइज्जती करो। क्या मतलब था तुम्हारा कि धीरेंद्र हमें मीटिंग में क्यों बुलाएगा? साकेत अब भानु प्रताप की ओर मुड़कर उनसे शिकायत करने लगा। सुनो ना दादाजी, आपने इस लड़के ने कहा कि हमारे परिवार को जानता ही कौन है जो हमें मीटिंग में बुलाया जाए। आपने सारी उम्र मेहनत करके वर्मा खानदान के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और ये लड़का हमें नीचा दिखा रहा है। आप इन लोगों को अभी इस घर से निकालिए। इस लड़के ने अभी जो कुछ भी कहा है उसकी सजा इन्हें मिलकर रहेगी। मीटिंग में हमारे पूरे खानदान को बुलाया गया है, लेकिन इस मीटिंग में रमेश और उसका परिवार नहीं जाएगा। यही इन लोगों की सजा है। भानु प्रताप के इस डिसीजन से रमेश वर्मा और उसके परिवार को बहुत बुरा लगा। ये मीटिंग किसी के भी करियर को बनाने के लिए काफी था। प्रिया के हाथ से ऐसा सुनहरा मौका निकलते देख राजीव को भी बड़ी तकलीफ हुई। दादाजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रिया को भी मौका मिलना चाहिए इस मीटिंग में शामिल होकर अपनी काबिलियत दिखाने का। आप उससे ये मौका नहीं छीन सकते। अरे राजीव, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन कहाँ है?
जिस तरह तुमने हम पर इस मीटिंग का इनविटेशन भेजकर एहसान किया है, उसी तरह प्रिया पर भी कर दो। और फिर धीरेन्द्र शेखावत तो तुम्हारा छोटा भाई है ना, तुम्हारे कहने पर तो वो प्रिया और तुम्हारा स्वागत दरवाजे पर खड़े होकर खुद करेगा। भानु प्रताप की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग फिर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। ये सब अब सरला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने प्रिया का हाथ दबाया और उसे कहने लगी, प्रिया, मुझे लगता है राजीव पागल हो गया है। वो इन लोगों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? आखिर साबित क्या करना चाहता है? मैं अपनी और तुम्हारे पापा की यहाँ और बेइज्जती नहीं करा सकती। मैं तुम्हें भी यहाँ और रुकने नहीं दूंगी। चलो, अभी चलो हमारे साथ, चलो यहाँ से। सरला प्रिया का हाथ खींचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि तभी मशहूर एंशिएंट पेंटिंग एक्सपर्ट फरहान शेख भानु प्रताप के घर में आते हैं। उन्हें आता देख प्रिया के कदम रुक जाते हैं। वेलकम मिस्टर शेख, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। माफ कीजिएगा पीयूष जी, ट्रैफिक होने के कारण मुझे थोड़ी देरी हो गई। बताइए आपको किस पेंटिंग की जांच करवानी है। पीयूष अपनी लाई हुई रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग को फरहान शेख के सामने रखता है। भानु प्रताप को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि उनके दामाद को अपने दिए हुए तोहफे का यूं सब के सामने जांच करवाना पड़ रहा है। बेटा पीयूष, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये पेंटिंग बेशक असली ही है। नहीं दादाजी, आप मुझे मत रोकिए। बात अब मेरे इज्जत की है। मैं इस लड़के को गलत साबित करके रहूंगा। शेख साहब, आप जांच शुरू करिए। राजीव एक कोने में खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। फरहान शेख मैग्नीफाइंग ग्लास और कुछ स्पेशल टूल्स के साथ पेंटिंग को जांचना शुरू करता है। बेहतरीन कारीगरी, बारीकी का काम, फाइन ब्रश स्ट्रोक्स, यूनिक सिग्नेचर। जनाब, ये पेंटिंग बेशक रविंद्रनाथ टैगोर की ओरिजिनल पेंटिंग ही है। इतना सुनते ही पीयूष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। भानु प्रताप भी बहुत खुश हो जाते हैं। पीयूष अपना एक पैर टेबल के ऊपर रखता है और राजीव को इशारे से अपने पास बुलाता है। राजीव, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। चलो अब आओ और शर्त के मुताबिक सबके सामने मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगो। पीयूष की बात सुनते ही राजीव का मुंह लाल हो गया। वो फरहान शेख की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। मिस्टर शेख, आर यू श्योर? एक बार फिर सोच लीजिए, ये पेंटिंग सचमुच असली ही है ना? राजीव की कड़क आवाज और लाल आंखें देखकर फरहान शेख के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि कहीं वो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस न जाए। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राजीव को जवाब दिया। जनाब, ये मेरा पेशा है। मुझे सालों का तजुर्बा है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये पेंटिंग असली है। राजीव, अब तुम इज्जतदार आदमी को धमका रहे हो। अपनी गलती मानो और मेरे पैर छुओ। अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता बचा है। थोड़ा सब्र करो पीयूष, कौन किसके पैर छुएगा ये अभी मालूम हो जाएगा। राजीव अपना फोन निकालकर किसी को फोन पर डांटते हुए जल्दी से आने को कहता है। अगले 5 मिनट के बाद फिर से डोरबेल बजता है। अदिति ने जाकर जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी महान शख्सियत को अपने सामने खड़ा देख रही है। भानु प्रताप वर्मा के घर पर आज भारत के जाने माने इतिहासकार और एएसआई हेड दामोदर प्रसाद खड़े थे। दामोदर प्रसाद ने अंदर आते ही राजीव मेहरा को सबके सामने सल्यूट किया। ये नजारा देख सभी लोग दंग रह गए। माफ करिएगा राजीव सर, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। अगर आपने अपने यहाँ होने की बात मुझे पहले कह दी होती तो मैं आपके यहाँ आने से पहले ही यहाँ खड़ा रहता। भानु प्रताप को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। भानु प्रताप ने दामोदर प्रसाद को सिर्फ अखबारों और टीवी पर ही देखा था। उन्हें आज अपने ही घर में खड़ा देख भानु प्रताप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भानु प्रताप हाथ जोड़कर दामोदर प्रसाद की ओर बढ़े
और कहने लगे, दामोदर जी, आज आपको अपनी आंखों के सामने इस तरह देख मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपने जिस तरीके से भारत के ऐतिहासिक धरोहर को संजोया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मेरा नाम भानु प्रताप है, ये मेरा ही घर है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भानु प्रताप जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिलहाल सेवा का अवसर आपको नहीं, मुझे मिला है। राजीव सर की एक फोन कॉल पर मैं यहाँ हाजिर हूँ। बताइए राजीव सर, आप फोन पर किस पेंटिंग की बात कर रहे थे? दामोदर प्रसाद को वहां खड़ा देख फरहान शेख समझ गया कि अब उसका भांडा फूटने वाला है। वो इधर उधर छुपाने की कोशिश करने लगा। पीयूष की हालत तो और भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और उसे पसीने आने लगे। पहली बात तो वहां खड़े सभी लोग दामोदर प्रसाद को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें यूं सामने खड़े देखने की बात कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और दूसरी बात जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी वो ये कि दामोदर प्रसाद राजीव को इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे। क्या सचमुच राजीव के सिर्फ एक फोन कॉल पर इतनी बड़ी शख्सियत उनके सामने आकर खड़ी हो गई? क्या इस घटना के बाद भानु प्रताप के पूरे परिवार का नजरिया राजीव के प्रति बदल जाएगा या फिर बात कुछ और ही होगी? पीयूष की सच्चाई आखिर किस तरह सबके सामने लाई गई और इसका अंजाम क्या हुआ? दामोदर जी, ये रही वो पेंटिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आपके एक स्टाफ ने इस पेंटिंग को ओरिजिनल बताया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप खुद इसकी जांच करें। दामोदर प्रसाद अपने साथ कुछ टूल्स लेकर आए थे। उन्हीं टूल्स को हाथ में लेकर दामोदर पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, जरूर। मैं अभी तुरंत इसकी जांच करके आपको बताता हूँ। दामोदर प्रसाद अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास और एक एग्जामिनिंग ब्रश को लेकर उससे पेंटिंग को जांचने लगते हैं। कुछ ही मिनट में दामोदर प्रसाद अपने सारे टूल्स एक किनारे रख देते हैं और हताशा से राजीव की ओर देखते हैं। सर, मुझे इस पेंटिंग को ज्यादा एग्जामिन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये पेंटिंग बेशक नकली है। इस पेंटिंग का रफ टेक्सचर, चीप मटेरियल और फेक सिग्नेचर आप खुद ही काफी है ये तय करने के लिए कि ये पेंटिंग असली नहीं है। दामोदर प्रसाद की बातें सुनकर वहां खड़ा हर कोई चौंक गया। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि पीयूष ने जो पेंटिंग दादाजी को तोहफे में दी है वो नकली होगी। पीयूष के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फरहान शेख मौका ढूंढने लगा वहां से रफू चक्कर होने का। सर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये पेंटिंग कहां से मिल गई। आप मुझसे कहते तो मैं किसी भी महान पेंटर की ओरिजिनल पेंटिंग आपके घर पहुंचवा देता। दामोदर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही मालूम था कि ये पेंटिंग नकली है, क्योंकि ओरिजिनल पीस तो मेरे घर पर है। दरअसल आपके एक स्टाफ ने दावा किया था कि ये पेंटिंग असली है, बस इसलिए मुझे आपकी मदद लेनी पड़ी। क्या? मेरा कौन सा स्टाफ इतना गैर जिम्मेदार है जो इतनी सी बात भी प्रूफ न कर पाया? सर, आप मुझे बस उसका नाम बताइए। मैं उसे पेंटिंग किस तरह जांची जाती है ये बखूबी सिखाऊंगा। नेकी और पूछ पूछ, आपका वो महान स्टाफ अभी यहाँ हमारे बीच ही मौजूद है। उस महान शख्सियत का नाम है फरहान शेख। फरहान शेख को समझ में आ गया था कि अब वो वहां से निकलकर कहीं नहीं जा सकता। उसने सोचा कि सच्चाई को कबूल करना ही अब उसे इस झंझट से बचा सकता है। फरहान शेख हाथ जोड़कर दामोदर प्रसाद के पैर पकड़ने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने रोने का नाटक शुरू कर दिया। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैंने इन लोगों को पेंटिंग के लिए झूठ कहा। एक नकली पेंटिंग को असली बताकर मैंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब किया है। आप जो भी सजा देंगे मैं उसे मान लूंगा। माफ कर दूं? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि इस गलती की माफी मिलेगी तुम्हें? तुम्हारे जैसे लोगों के चलते किसी का हम पर विश्वास नहीं होता। कम से कम ये तो सोचते कि तुम किस इंसान के सामने झूठ बोल रहे हो। क्या तुम राजीव सर को जानते नहीं?
फरहान को अब राजीव के अलावा कोई और बचाने वाला नहीं था। उसने मौका देखकर राजीव के पैर पकड़ लिए। राजीव सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। एक बेवकूफ इंसान के बहकावे में आकर मैंने इतनी बड़ी गलती की है। राजीव को पता था कि इस मौके पर किस तरीके से पीयूष की ओर निशाना साधा जाए। अरे शेख साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरे पैर मत पकड़िए। लेकिन आपको इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आप मुझे एक जिम्मेदार इंसान लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि किसके बहकावे पर आपको झूठ बोलना पड़ा? फरहान शेख उठकर खड़ा हुआ और पीयूष की तरफ मुड़कर कहने लगा। पीयूष ही वो इंसान है जिसने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। दरअसल कुछ साल पहले इसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे। मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए इसने मुझसे झूठ बुलवाया ताकि राजीव सर को सबके सामने बेइज्जत कर सके। भानु प्रताप वर्मा के परिवार में पीयूष का बड़ा सम्मान किया जाता था। आज उसकी असलियत देखकर सभी हैरान थे। पीयूष के लिए तो मानो मुंह छुपाने की कोई जगह ही ना बची हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फरहान शेख का मुंह कैसे बंद किया जाए। जब पीयूष को कोई और उपाय न सूझा तो वो सबके सामने फरहान शेख पर चिल्लाने लगा। शेख साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? भला मैं अपनी ही लाई हुई पेंटिंग के लिए आपसे क्यों झूठ बुलवाऊंगा? मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे धोखे से ये नकली पेंटिंग किसी ने असली बताकर बेची है और इस असलियत का मुझे अभी अभी पता लगा है। तभी पीयूष भानु प्रताप की ओर मुड़ता है और उन्हें बहलाने की कोशिश करने लगता है। दादाजी, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि शेख साहब मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि शेख साहब ऐसे इंसान हैं तो मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। अरे ऐसे इंसान को तो कभी कोई काम सौंपना ही नहीं चाहिए। चुप हो जाओ पीयूष, अब तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरे फोन पर तुम्हारे भेजे हुए मैसेजेस अभी भी हैं। बोलो तो सबको दिखाकर तुम्हारी असलियत अभी सामने लाता हूँ। फरहान की बात सुनकर पीयूष की नजरें नीची हो गई। अब उसके पास दिखावा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वहां खड़े सभी लोगों को पता चल गया था कि पीयूष ने ही ये सारा तमाशा किया है। तभी राजीव अपना एक पैर टेबल के ऊपर रखता है और पीयूष की ओर इशारा करता है। पीयूष, अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना होगा। शर्त के मुताबिक अब तुम मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगोगे। राजीव की बातें सुनकर पीयूष बौखला उठा। पीयूष ने आज तक कभी किसी के आगे अपना सर भी नहीं झुकाया था। उसके लिए अपनी गलती मानकर राजीव के पैर छूना असंभव था। माफी, और वो भी तुमसे? माय फुट, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम अभी जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के फौजी के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। ये सब तमाशा देखकर भानु प्रताप परेशान होने लगे। उन्होंने पीयूष का पक्ष लेते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की। पीयूष बेटा, छोड़ो न इन सब बातों को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पेंटिंग असली है या नकली। भले ही तुम्हें किसी ने धोखे से ये पेंटिंग बेची हो, मगर तुम तो मेरे लिए इसे बड़े प्यार से लाए हो ना। मुझे ये पेंटिंग बेहद पसंद है और मैं इसे अपने ड्राइंग रूम में ही रखूंगा। राजीव बड़ी हैरानी से भानु प्रताप की ओर देखने लगा। खैर, राजीव को कहीं न कहीं पता ही था कि भानु प्रताप और उनका परिवार पीयूष को बड़ी आसानी से माफ कर देंगे। राजीव का मकसद पूरा हो चुका था। उसने पीयूष और अदिति को अपनी इंसल्ट का करारा जवाब दिया था। इसी बीच दामोदर प्रसाद राजीव से जाने की इजाजत मांगते हैं। सर, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बस अपने स्टाफ से मुझे एक फोन करवा दीजिएगा। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। शेख साहब, अब आप आराम कीजिए। आपको कल से ऑफिस आने की तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सस्पेंशन लेटर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। इतना कहकर दामोदर प्रसाद भानु प्रताप के घर से चले गए। राजीव को लगा कि अब उसे भी वहां से चलना चाहिए। राजीव ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया, काफी देर हो गई है, अब मैं भी चलता हूँ। तुम कहो तो तुम्हें और अंकल आंटी को भी घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ राजीव, हम सब साथ ही चलते हैं। तुम चलो, मैं बस दादाजी से एक बार मिलकर आती हूँ। प्रिया से बात करने के बाद
राजीव भानु प्रताप के घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में प्रिया का वेट करने लगता है। आज राजीव के साथ जो कुछ भी हुआ उसे राजीव भूल नहीं पा रहा था। अपनी इस बेइज्जती का राजीव इन सबको करारा जवाब देना चाहता था। कुछ देर तक सोने के बाद राजीव ने अपने फोन से धीरेन्द्र शेखावत को कॉल किया। राजीव ने धीरेन्द्र को फोन पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। धीरेन्द्र शेखावत से फोन पर बात करने के बाद राजीव के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। ये तो साफ था कि राजीव ने धीरेन्द्र से कुछ ऐसा करने को कहा जिससे वो अपने इंसल्ट का बदला ले सके। मगर राजीव ने धीरेन्द्र शेखावत को ऐसा क्या करने को कहा होगा? आखिर क्या थी राजीव के दिमाग में चल रही अगली चाल? हेलो धीरेन्द्र, मैंने तुम्हें भानु प्रताप के परिवार को अपनी मीटिंग में इनवाइट करने को कहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उस इनविटेशन को कैंसिल करके सिर्फ रमेश वर्मा के परिवार को मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। फोन रखने के बाद राजीव मन ही मन ये सोचने लगा कि उसे हर कोशिश करके प्रिया को कामयाब बनाना होगा। राजीव ने 5 साल पहले अनजाने में जो गलती की थी उसकी सजा प्रिया और उसके परिवार को चुकानी पड़ी है। राजीव अब किसी भी कीमत पर प्रिया और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला था। कुछ ही देर में प्रिया और उसके माता पिता आ गए। राजीव ने उन लोगों को उनके घर ड्रॉप किया और खुद भी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह राजीव ने अपने खानदानी बिजनेस द मेहरा एम्पायर के ऑफिस जाने का प्लान बनाया। राजीव के दिमाग में बीते दिन हुए घटनाओं ने घर कर लिया था। राजीव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो एक एक करके अंजाम देने वाला था। राजीव अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके पास प्रिया का फोन आया। प्रिया ने राजीव को बताया कि आर्या आज सुबह से राजीव से मिलने की जिद कर रही है। इतना सुनते ही राजीव बहुत खुश हो गया। वो तो मौका ढूंढ ही रहा था कि उसे अपनी बेटी के साथ समय बिताने का अवसर मिले। राजीव ने झट से प्रिया को हाँ कह दिया। कुछ ही देर में राजीव प्रिया के घर पहुंच जाता है। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? आर्या कहाँ है? अच्छा किया राजीव जो तुम जल्दी से यहाँ आ गए। ये लड़की सुबह से कुछ नहीं खा रही है, बस जिद किए बैठी है कि राजीव अंकल के साथ घूमने जाना है। अगर तुम कुछ देर फ्री हो तो क्या तुम इसे साथ घुमा लाओगे? तुम तो एक ही दिन में इसके फेवरेट बन गए हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो आज दिन भर ही फ्री हूँ। तुम बेफिक्र होकर उसे मेरे साथ भेज दो। मैं शाम को उसे वापस तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। इतने में आर्या दौड़ती हुई आती है और राजीव की गोद में चढ़ने लगती है। अपनी बच्ची को इस तरह देख राजीव का मन गदगद हो जाता है। अंकल चलिए ना, मुझे आपके साथ गाड़ी में घूमना है। हाँ बेटा। राजीव और आर्या प्रिया को बाय कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजीव अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था। वो उसे पार्क लेकर जाता है जहां दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तभी अचानक राजीव को याद आता है कि उसे ऑफिस भी जाना है। राजीव आर्या को गाड़ी में बिठाकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। बेटा, अब मैं तुम्हें जहां लेकर जा रहा हूं उसके बारे में तुम अपनी मम्मी से कुछ मत कहना। ओके अंकल। बेटा, क्या तुम मुझे डैड बुला सकती हो? अगर तुम मुझे डैड बुलाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है डैड। अपनी बेटी के मुंह से खुद को डैड कहता सुन राजीव भावुक हो गया। उसे लगा कि उसे जीवन की सारी खुशियां मिलने लगी हों। इतने में राजीव अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पहचानते नहीं हैं और उसकी गाड़ी को दरवाजे पर रोक देते हैं। सॉरी सर, आप इस तरह बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। तुम कुणाल को फोन करो और कहो कि राजीव आया है मिलने। कुणाल राजीव का चचेरा भाई था। राजीव की गैर मौजूदगी में सारा बिजनेस कुणाल ने ही संभाला हुआ था। राजीव के मुंह से यूं कुणाल का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स हैरान रह गए। उन्होंने कुणाल को खबर भिजवाया तो कुणाल ने उन्हें राजीव से माफी मांगकर उसे अंदर भेजने का ऑर्डर दिया। सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आप प्लीज अंदर आइए।
राजीव ने आर्या को इस तरह अंदर ले जाना सही नहीं समझा। बेटा, डैड कुछ देर में एक काम करके आते हैं, तब तक तुम इन गार्ड अंकल के साथ खेलो। राजीव ने सिक्योरिटी गार्ड्स को आर्या का खास ख्याल रखने को कहा और खुद अंदर चला गया। हालांकि राजीव को अपने खानदानी बिजनेस और पैसे में दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी ये सच था कि ये पूरा बिजनेस, प्रॉपर्टी और जायदाद राजीव के पिता प्रताप मेहरा राजीव के नाम कर चुके थे। इसका मतलब ये था कि आज राजीव भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक था, या फिर यूं कहें कि राजीव आज भारत का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था। ऑफिस में पहुंचते ही राजीव सीधा कुणाल के कैबिन में दाखिल हुआ। आज इतने सालों बाद राजीव को अपनी आंखों के सामने देख कुणाल उठकर राजीव के गले लग गया। भाई कैसे हो आप? आपको अपने सामने खड़ा देख मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये सब कुछ आपका ही तो है जो मैं संभाल रहा हूं, आप बस हुक्म करिए। राजीव ने कुणाल के कंधे पर हाथ रख के उसे अब तक बिजनेस को इतना अच्छा संभालने की शाबाशी दी। कुणाल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत हमारी कंपनी की सफलता में साफ दिखती है। हमारी कंपनी ने दिल्ली के कई बिजनेस हाउसेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। मैं इसी मामले में तुमसे बात करने आया हूं। हाँ भाई, आप कहिए ना। शालिनी वर्मा को तो तुम जानते ही होगे। हमारी कंपनी ने काफी अच्छा पैसा लगाया है उन पर, या फिर साफ कहा जाए तो उनका धंधा हमारे पैसों पर ही चल रहा है। हाँ भाई, लेकिन शालिनी वर्मा तो आपका प्यार है ना, और फिर हमारे परिवार की वजह से उन्हें जो भी तकलीफ हुई हम उसी की भरपाई में उसके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। कुणाल, आज के बाद उस लड़की का नाम मेरे प्यार के साथ मत जोड़ना। उस लड़की का कोई ईमान नहीं है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि हमारी कंपनी ने उन पर जितना भी इन्वेस्ट किया है उसे विड्रॉ कर लिया जाए। शालिनी वर्मा के साथ हो रहे सारे प्रोजेक्ट्स को अर्जेंटली कैंसिल कर दो। उनके साथ अब किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। इसके साथ ही हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को यह ऑर्डर दिया जाए कि हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए बिजनेस हाउसेस को टेंडर सौंपा जाए। बिल्कुल भाई, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कुणाल से इस मुलाकात के बाद राजीव ऑफिस से बाहर जाने लगा। बात साफ थी, राजीव अब चाहता था कि उसकी कंपनी शालिनी की बजाय प्रिया के बिजनेस में पैसे लगाए। उधर आर्या सिक्योरिटी गार्ड के साथ खेल रही थी। तभी शालिनी की गाड़ी ऑफिस के अंदर आने लगती है। शालिनी अपने बॉयफ्रेंड रोहन सेन के साथ कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए बात करने आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स शालिनी को अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि वो अक्सर मेहरा के ऑफिस में आया करती थी, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें रोका नहीं। मगर शालिनी ने जब वहां आर्या को देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर सिक्योरिटी गार्ड्स से बात करने लगी। ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? किसके साथ आई है ये बच्ची? मैडम, ये बच्ची किसी राजीव सर के साथ आई है। वो कुणाल सर से बात करने अंदर गए हैं, इसीलिए ये बच्ची हमारे साथ खेल रही है। शालिनी ने सोचा कि आखिर राजीव इस कंपनी के ऑफिस में क्या करने आया है, और वो भी कुणाल के पास। फिर वो मन ही मन हंसकर सोचने लगी कि वो भिखारी जरूर यहाँ नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने आया होगा। शालिनी अपने मन की बात रोहन से कहने लगी। सुना रोहन तुमने? वो भिखारी यहाँ नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने आया होगा। मैं उसे यहाँ कभी काम नहीं करने दूंगी। मैं अभी अंदर जाकर उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा दूंगी। आर्या शालिनी और रोहन की बातें सुन रही थी। आर्या को शालिनी की बातें अच्छी नहीं लगी। शालिनी मौसी, मेरी डैड कोई भिखारी नहीं है। हम तो यहाँ घूमने आए हैं। आर्या की बातें सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने जोर से आर्या का हाथ पकड़ा और उसके गालों को अपनी उंगलियों से दबाने लगी। ए लड़की, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि सारी बोलती बंद हो जाएगी। ये सब चल ही रहा था कि तभी राजीव ऑफिस से बाहर निकलने लगा। ये सब कुछ होते राजीव ने अपनी आंखों से देखा। शालिनी को आर्या के साथ ऐसा करते देख राजीव का खून खौल उठा। वो भागता हुआ शालिनी की ओर गया और आर्या से उसे दूर करके शालिनी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। हाउ डेयर यू रास्कल! तुमने मुझ पर हाथ उठाने की गलती कैसे की? तुम पहले ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया?
शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ ही मारा है। दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। राजीव का ऐसा रूप देखकर शालिनी और रोहन दंग रह गए। शालिनी के आगे पीछे घूमने वाला राजीव उस पर हाथ उठाएगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तू कौड़ी के आदमी हो तुम, और तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। नौकरी की भीख मांगने आए हो ना यहाँ पर? ठहरो तुम्हें इस कंपनी में तो क्या, दिल्ली की किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। और ये मेरा वादा है, मेरा। और इस नाजायज लड़की को अपनी बेटी कह रहे हो ना? तुम्हें, प्रिया को और इस नाजायज बच्ची को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहुत पहुंच है इस कंपनी में, समझे? मुझे बर्बाद करने के सपने बाद में देखना, पहले तुम अपनी बर्बादी से बचने का रास्ता ढूंढो। इसी कंपनी के पैसों पर तुम्हारा बिजनेस चलता था ना? अब तुम मेरी एक बात याद रखना, द मेहरा एम्पायर ने अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। अंदर जाने से पहले मेरी इस बात को दोबारा याद करना। राजीव ने आर्या को अपनी गोद में उठाया और उसे सहलाते हुए गाड़ी में बिठाकर वहां से चला गया। शालिनी को राजीव की कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर राजीव ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे ये क्यों कहा कि द मेहरा एम्पायर ने अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। आगे शालिनी के साथ जो होने वाला था वो उसने कभी नहीं सोचा होगा। राजीव ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसे भूल नहीं पा रही थी। फिर भी शालिनी ने उसे नजरअंदाज करके रोहन के साथ कंपनी में प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए जाना ज्यादा जरूरी समझा। देखा रोहन तुमने, इस भिखारी की इतनी हिम्मत कि ये मुझसे इस लहजे में बात करके गया है। बातें तो यूं कर रहा है मानो द मेहरा एम्पायर इसके बाप का हो। राजीव को यूं जाते देख शालिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका बस चलता तो वो अभी राजीव की जान ही ले लेती। शालिनी तुम प्लीज शांत हो जाओ। इस हरामजादे को तो मैं इसकी औकात अच्छे से दिखाऊंगा। अभी तुम अपने नए प्रोजेक्ट पर फोकस करो। हमें अंदर जाकर हमारी नई डील अप्रूव करवानी होगी। तुम अभी सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचो। यस, यू आर राइट रोहन, हमें अपनी डील पर फोकस करना चाहिए। लेट अस गेट इट डन नाउ। शालिनी और रोहन ने अपनी शर्ट की कॉलर को सेट किया और अपने हाथ में नए प्रोजेक्ट की फाइल लिए द मेहरा एम्पायर में दाखिल होने लगे। शालिनी अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बातें द मेहरा एम्पायर के जनरल मैनेजर अंकित बजाज से करती थी। अब तक शालिनी के सारे डील्स को अंकित बजाज अप्रूव कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें कुणाल मेहरा ने ऐसा करने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे। राजीव से मुलाकात होने के बाद कुणाल ने अंकित बजाज को शालिनी के सारे प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट करने को कह दिया था। अब शालिनी के बिजनेस को द मेहरा एम्पायर से किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। शालिनी और रोहन फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीधे अंकित बजाज के केबिन में चले जाते हैं। हेलो मिस्टर बजाज, हाउ आर यू डूइंग? हेलो मिस शालिनी, कहिए आज अचानक हमारे ऑफिस में कैसे आना हुआ? मिस्टर बजाज, मैंने तो आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि मैं डील अप्रूव करवाने आपके ऑफिस आऊंगी। शायद आप भूल गए होंगे। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। आप सबसे पहले ऐसे स्पेशल टी को टेस्ट कीजिए जो रोहन खास आपके लिए दार्जिलिंग से लाया है। हमें पता है कि आपको टी बेहद पसंद है। आफ्टर ऑल, वी नो आवर बिजनेस पार्टनर्स वेरी वेल। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी वी आर नॉट बिजनेस पार्टनर्स। हमारी कंपनी सिर्फ आप पर पैसे इन्वेस्ट करती है, नथिंग एल्स। अंकित बजाज की बातें शालिनी को बहुत अटपटी लगी। इससे पहले अंकित ने कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। वेल, एनीवेज, आप एक बार हमारी प्रोजेक्ट फाइल को असेस कर लीजिए। आई एम सॉरी मिस शालिनी, अब हम आपके साथ कोई बिजनेस प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर कुणाल मेहरा के ऑर्डर्स हैं। व्हाट? बिना किसी प्रायर नोटिस के
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और फिर अचानक ऐसे डिसीजन का कारण क्या है? देखिए मिस शालिनी, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉयर। मुझे जैसा कहा जाता है मैं वही करता हूँ। ये ऑर्डर्स मुझे ऊपर से मिले हैं और आपके लिए एक मैसेज भी दिया गया है। द मेहरा एम्पायर ने अब बुरे लोगों पर पैसा लगाना बंद कर दिया है। अंकित बजाज की बात सुनकर शालिनी और रोहन दंग रह गए। खासकर उसकी लास्ट लाइन ने तो शालिनी के होश ही उड़ा दिए। राजीव ने भी शालिनी को एग्जैक्टली यही कहा था। शालिनी और रोहन अंकित बजाज की बातें सुनने के बाद उसके ऑफिस से बाहर आ गए। शालिनी को अब भी जो कुछ हुआ उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उफ, दिस इज जस्ट इनसेन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज हमारे साथ इतना कुछ हो जाएगा। और क्या तुमने अंकित बजाज की बात सुनी? उसने एग्जैक्टली उसी लाइन को दोहराया जो राजीव ने कहा था। हाँ शालिनी, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। कहीं हमने उस राजीव को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया? या यू आर राइट, हमने शायद सचमुच उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। जरूर उस राजीव की इस कंपनी में किसी बहुत बड़े आदमी के साथ पहुंच है और उसने इसी कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाया है। खैर छोड़ो जो हुआ उससे। वेल, देयर इज अ गुड न्यूज। तुम्हें तो पता ही होगा कि धीरेन्द्र शेखावत ने दिल्ली में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। मेरे पास उस मीटिंग के पासेस हैं। लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। हम दोनों वहां जाएंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर तुम्हें इस मेहरा एम्पायर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओह यस, वाओ, दैट्स ग्रेट। अब हमें किसी भी कीमत पर वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करना ही होगा। वैसे रोहन, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ओके, बाय। रोहन और शालिनी ने एक दूसरे को हग किया और रोहन वहां से चला गया। रोहन के जाते ही शालिनी ने अपना फोन निकाला और राजीव को मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। शालिनी उस रेस्टोरेंट में राजीव का वेट कर रही थी। कुछ ही देर में राजीव भी वहां आ जाता है। राजीव बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड वे में शालिनी के सामने आकर बैठता है। कहो शालिनी, तुमने मुझे इस तरह अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया है? राजीव, द मेहरा एम्पायर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था? बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो राजीव, हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। अब डिस्कस करने को रह ही क्या गया है? शालिनी समझ गई थी कि राजीव को उसने काफी अंडर एस्टिमेट किया है। द मेहरा एम्पायर में शालिनी को राजीव ही उसकी जगह वापस दिलवा सकता था। इसलिए अब शालिनी राजीव का फायदा उठाना चाहती थी। राजीव देखो, इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। तुम चाहो तो हम दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। शालिनी की बात सुनकर राजीव को बहुत जोर की हंसी आने लगी, लेकिन राजीव शालिनी की बकवास को आगे सुनना चाहता था। राजीव ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। कहना क्या चाहती हो तुम? अगर हम दोनों साथ आ गए तो फिर तुम्हारे मंगेतर रोहन का क्या होगा? ओह राजीव, रोहन एक इमेच्योर इंसान है और मेरा उसके साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे तो तुम्हारे जैसे स्मार्ट और मैच्योर इंसान अच्छे लगते हैं। और फिर मैं रोहन के साथ होने का नाटक सिर्फ हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही तो कर रही हूँ। पर वो कैसे? देखो, रोहन के पास धीरेन्द्र शेखावत की मीटिंग के पासेस हैं। अगर मुझे वहाँ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो तुम द मेहरा एम्पायर में बात करके मेरी डील को अप्रूव करवा देना। बस फिर क्या, रोहन आउट एंड राजीव इन। फिर तो हम दोनों की लाइफ सेट है। राजीव शालिनी की बात सुनकर हैरान रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। शालिनी को बस अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना आता था, लेकिन अब राजीव सब कुछ समझ चुका था और वो इस लड़की के झांसे में नहीं आने वाला था। You are such a bitch. How dare you talk to me like that? एक तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ और तुम यहाँ बकवास पर बकवास किए जा रहे हो। बकवास करना तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं। ब्लडी गोल्ड टिका। मेरे प्रोजेक्ट को उस कंपनी में कैंसिल करवाकर खुद को बहुत महान समझ रहे हो ना तुम? जस्ट वेट, एक बार मुझे नया टेंडर मिलने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी।
शालिनी की बातों से मानो राजीव को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बड़े आराम से कॉफी पी रहा था। आसपास के लोग शालिनी को इस तरह चिल्लाते हुए देख रहे थे, जिससे शालिनी खुद को ज्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी। ये एक आखिरी मौका था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी के चलते तुमने उसे गवा दिया है। मेरे साथ मेरे पालतू कुत्ते की तरह रहते ना तो तुम्हारी मौज रहती, लेकिन अब तुम दर दर भटकोगे और भीख मांगोगे। शालिनी चिल्लाती रह गई और राजीव बड़े आराम से अपनी कॉफी फिनिश करके उस रेस्टोरेंट से निकलने लगा। मैं बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा शालिनी, कि जिस तरह द मेहरा एम्पायर बुरे लोगों पर अब पैसा नहीं लगाता, ठीक उसी तरह धीरेन्द्र शेखावत भी अब बुरे लोगों पर पैसा नहीं लगाता। राजीव की ये बात सुनकर शालिनी सख्ते में आ गई। उसने फिर एक बार राजीव को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी, लेकिन क्या राजीव धीरेन्द्र शेखावत से कहकर भी शालिनी के प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा सकता था? शालिनी को मन ही मन ये सवाल डराने लगा। ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था कि धीरेन्द्र शेखावत ने राजीव के कहने पर क्या किया होगा। को सुनने के लिए आपका कॉइन बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो अभी हमारे स्टोर से अपने कॉइन्स टॉप अप कर लें। हैप्पी लिसनिंग।